प्यारे बच्चों, आज अपन बेटा अपना नया लेसन शुरू करते हैं। पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस के अंदर एक केमिस्ट्री छुपी बेटा। सरफेस में ऐसा क्या जादू है कि उसने केमिस्ट्री बना दी, ठीक है ना। तो सर पहले तो अपन बसते हैं पृष्ठ रसायन है क्या, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करते हैं, उसे पृष्ठीय रसायन कहते हैं। उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं बच्चों, कहते हैं। तो बेटा पृष्ठ पर घटनाएं क्यों होती है, हम बात करना चाहते हैं कि पृष्ठ सक्रिय हो जाता है। जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हो कि दीवारें आप गीली हो जाती है, तो रफ सरफेस जो होती है वो, ठीक है। तो यह घटना क्या है, ये पृष्ठीय घटना है। तो पृष्ठ पर घटना क्यों होती है, उसके लिए उत्तरदायी कौन है बच्चों, उसके लिए उत्तरदायी है आपके उस जो है सक्रियता क्यों है बेटा, उसका कारण ये है पृष्ठ तनाव। क्या है कि ये देखिए, आप एक एग्जाम डायग्राम जो समझ सकते हैं अपन इसको, इसमें समझते हैं कि ये मान लीजिए जल है, तो इसमें जो आपके जल में जो आंतरिक भाग का कण है बी, इसमें चारों तरफ पानी है बेटा, तो सब तरफ से समान आकर्षण बल लग रहा है। देखिए साहब, ये संतुलित बल है। जब किसी कण के चारों तरफ से समान आकर्षण बल लगता है तो वो क्या रहता है, संतुलित रहता है। तो ये तो है बेटा संतुलित। लेकिन पृष्ठ वाले जो अणु देखना, पृष्ठ पर जो कण है ये सब नीचे की ओर इसको खींच रहे हैं। जो पृष्ठ वाले कण है उसको अन्य कण नीचे की तरफ खींचता है, और नीचे तरफ खींचेंगे तो सतह वाले सब कैसे हो जाएंगे बेटा, असंतुलित बल महसूस करेंगे बच्चों। और ये कैसा है, संतुलित बल। तो असंतुलित चीज क्या होना चाहती है, ये अस्थिर है, इसकी ऊर्जा अधिक है, तो ये स्थायी होना चाहती है। तो पृष्ठ के सारे अणु क्या हो जाते हैं, सक्रिय। और सक्रिय होता है तो कोई घटना होती है, और सबसे पहली जो घटना होती है बेटा, उस घटना को अपन कहते हैं अधिशोषण। अधिशोषण और अवशोषण में सबसे पहला इसका क्वेश्चन बन जाता है। तो पृष्ठ की सतह जो है पर जो सांद्रता बढ़ती पदार्थ की, उस घटना को अपन कहते हैं अधिशोषण। अधिशोषण और अवशोषण में सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का बनता है, अधिशोषण और अवशोषण क्या है, इनमें अंतर बताइए। तो बच्चों सबसे पहला अपन इसमें स्टार्ट करते हैं, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। तो आपसे पूछेंगे भी पृष्ठ सक्रिय क्यों होती है, तो अपन कहेंगे असंतुलित बल के कारण। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं अधिशोषण और अवशोषण। इनको समझने के लिए डायग्राम पर्याप्त है। क्या है देखिए, सबसे पहले एक बीकर लेते हैं बेटा। इस बीकर में अपन एक टुकड़ा डाल देते हैं सिलिका जेल का। किसका टुकड़ा डाल देते हैं, सिलिका जेल। ओके, और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। तो अपन क्या देखते हैं कि नमी जो है केवल जो है सतह पर पानी का अधिशोषण होगा। जैसे बरसात के दिनों में ऊपर से दीवारें गीली होती है ना बेटा, बस वही वाली बात है, ऊपर पानी का अवशोषण हो गया, और ये सब जबकि ये सब पानी में डाला हुआ है। जबकि अवशोषण में देखना बच्चों, अवशोषण में क्या होता है, एक सिलिका जेल का टुकड़ा, यहां तो अपन ने सिलिका जेल का टुकड़ा लिया है, यहां अपन लेते हैं निर्जल कैल्शियम क्लोराइड का टुकड़ा। तो आप क्या देखते हो बच्चों, क्या होता है यहां पर कि इसमें देखिए आप, पानी जो है सब जगह जो पानी का अवशोषण हुआ है सभी जगह एक समान हुआ अंदर तक, ठीक है ना। इसमें आपको केवल सतह पर सांद्रता बढ़ी है, इसमें अंदर तक भी सांद्रता बढ़ गई है, यह घटना होती है अवशोषण। अधिशोषण भी यदि थोड़ा ज्यादा हो जाए तो यह भी क्या बन जाता है, अवशोषण बन जाता है। तो अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है देखते हैं। सबसे पहला अंतर है, इसमें लिखते हैं ये कहां हुआ, अधि पदार्थ में कहां इकट्ठा हुआ ज्यादा, सतह पर। तो अपन लिखेंगे यह एक पृष्ठीय घटना है, यह एक पृष्ठीय घटना है। जबकि इसमें क्या लिखोगे बेटा, यह एक
स्थूल घटना। स्थूल घटना का मतलब क्या होता है, संपूर्ण भाग में होती है, ठीक है ना बेटा। यह एक पृष्ठीय घटना है जबकि यह एक स्थूल घटना है। दूसरा अंतर क्या लिखेंगे बच्चों, इसके अंदर जो पदार्थ जिसका अधिशोषण होगा उसको बोलते हैं अधिशोष्य। अधिशोष्य की सांद्रता सतह पर अधिक होती है, तो इसमें लिखेंगे अधिशोष्य। अधिशोष्य की सांद्रता, अधिशोष्य की सांद्रता सतह पर अधिक होती है, सतह पर अधिक होती है। जबकि इसमें क्या लिखोगे बेटा, अधिशोष्य की सांद्रता अधिशोष्य की सांद्रता सभी जगह यानी अंदर स्थूल भाग, अंदर के भाग को कहते हैं स्थूल भाग में भी समान रहती है। ओके बच्चों, तो ये और एग्जाम्पल आपके सामने ही है बेटा। इसी तरह से अपन अधिशोषण में ये कह सकते हैं कि यह समान गति पे होता है। यह अधिशोषण क्या होता है, यह समान गति से होता है। लेकिन अवशोषण वो पहले थोड़ा तेजी से होता है, बाद में एक जैसा हो जाता है। यह प्रारंभ में तीव्र गति से होता है और समय के साथ इसकी दर कम हो जाती है। रिक्त पृष्ठ भर जाता है तो ये क्या हो जाता है बेटा, और उदाहरण तो आपके सामने है बेटा। ये किसका टुकड़ा है, सिलिका जेल का टुकड़ा। ये किसका है, निर्जल CaCl2 का उदाहरण आपके सामने है। उदाहरण भी दे देंगे आप इसका, तो उदाहरण अपन दे देते हैं। क्या उदाहरण है, एग्जाम्पल इधर भी देना पड़ेगा, उदाहरण दे देते हैं। सिलिका जेल के टुकड़े द्वारा जलवाष्प का क्या हुआ है, जलवाष्प का अधिशोषण जो अपन ने लिया था केवल सतह है ना। और यहां लिख देंगे अपन एग्जाम्पल में, उदाहरण में। यहां उदाहरण क्या दोगे, निर्जल आपके कैल्शियम क्लोराइड तो CaCl2 के द्वारा जलवाष्प का क्या हुआ बच्चों, अवशोषण हो गया। तो ये अपने इसको दे सकते हैं एग्जाम्पल इसका। तो ये है प्रश्न। और बच्चों समझ लेते हैं, इसमें दो शब्द आएंगे जो आगे बहुत काम आने वाले हैं कि जो पदार्थ आपका शोषण करता है वो तो अधिशोषक होता है बेटा। तो ये तो क्या हो गया, अधिशोषक। जैसे चौक है, चौक तो हो गए आपके अधिशोषक। उस चौक को पानी के अंदर डाल दो तो पानी को अब्जॉर्ब करती है, वो है अधिशोष्य। वो पानी क्या होता है बेटा, चौक को पानी में डालोगे तो पानी मान लीजिए सतह पर अटक जाता है, तो जो चीज सतह पर इकट्ठी होती है उससे ये तो हो गया अधिशोषक। और ये ऊपर जो जलवाष्प है इसको कहते हैं अधिशोष्य। तो ध्यान रखना है, ये दो परिभाषाएं आनी चाहिए। अधिशोष्य किसे कहते हैं, वह पदार्थ जिसका अधिशोषण होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं, और जो करता है बेटा वो होता है अधिशोषक। तो इनकी भी परिभाषा, ये चित्र बनाइए आप। अधिशोष्य जो ये सब गैस वगैरह आते हैं ना, ये जलवाष्प वगैरह है, जलवाष्प है, जल है, ये तो है अधिशोष्य। और जो पदार्थ होता है वो अधिशोषक होता है। अधिशोषक के उदाहरण भी ले लेंगे, अधिशोषक, ठीक है बेटा। तो जो करने वाला है वो अधिशोषक है। तो इनकी परिभाषाएं भी अपन को लिख देनी चाहिए, आगे काम में आएगी। तो बच्चों कौन सी परिभाषा लिखोगे, अधिशोष्य। अधिशोष्य क्या होता है, वह पदार्थ जो अधिशोषित होता है
अधिशोषित होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं, उसे अधिशोष्य कहते हैं। और दूसरा होता है बेटा अधिशोषित जल वाष्प, जो अधिशोषण करने वाला होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। अधिशोषक, इसको हिंदी में कहते हैं एडजॉर्ब, इसको कहते हैं एडजॉर्बेट, और इसको कहते हैं एडजॉर्बेंट, इसको कहते हैं एडजॉर्बेट, और इसको कहते हैं एडजॉर्बेंट, है ना। वह पदार्थ जो अधिशोषण करता है, अधिशोषण करता है, अधिशोषण करता है, अर्थात जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। तो बच्चों ये होता है अधिशोषक। उदाहरण भी फेमस है बेटा, जैसे ये सिलिका जेल का टुकड़ा हो गया, प्रसिद्ध है। ये एल्यूमिना है। एल्यूमिना क्या होता है बेटा? एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 एल्यूमिना है। इसी तरह से सक्रिय चारकोल है, चारकोल जो गैस मास्क में लगाया जाता है, ठीक है। चारकोल वो एक्टिव कोयले होते हैं ना, कोई उस टाइप का सक्रिय चारकोल है बेटा। चारकोल, हड्डी का चारकोल आता है, नारियल का चारकोल आता है, ये फेमस है। मैग्नीज डाइऑक्साइड भी एक और बहुत सिंपल अधिशोषक है। अपनी दीवारें बरसात के दिनों में गीले होना, चौक के द्वारा, ये सब अधिशोषण की घटनाएं जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं। तो बहुत इस पाठ को बहुत आराम से दैनिक जीवन से संबंधित करते हुए पढ़े। तो प्यारे बच्चों, अब मेन दो चीजें आ गई, अधिशोष्य और अधिशोषक। अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में आपस में अंतःक्रिया, दोस्ती या आकर्षण बल के आधार पर हम आगे अधिशोषण के प्रकार देखेंगे, क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकरण। तो अधिशोषण के प्रकार, हेडिंग क्या डालेंगे बच्चों? अधिशोषण का प्रकार। अधिशोषण का प्रकार, अधिशोषण के प्रकार में बेटा इसके आधार पर अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य अंतःक्रिया, आपस में आकर्षण बल जो है उनके आधार पर अधिशोषण दो प्रकार का होता है। तो अपन लिखेंगे अधिशोष्य कौन होता है जिसका अधिशोषण होता है? वह अधिशोषक, अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य अंतर आकर्षण बलों के आधार पर, अंतर आकर्षण बलों के आधार पर, इंटरमोलिकुलर फोर्स बलों के आधार पर अधिशोषण दो प्रकार का होता है। अधिशोषण कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बच्चों? तो बीच में लाइन खींच लें और एग्जाम में अंतर आता रहता है। पहला है बच्चों फिजिकल एड्जॉर्प्शन, तो पहला है भौतिक अधिशोषण, क्या होता है? फिजिकल एड्जॉर्प्शन। और दूसरा होता है बेटा रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब मेन हीरो कौन है यहाँ पढ़ाई के? अधिशोष्य और अधिशोषक, ये तो है दोनों हीरो। इनमें यदि आपके वांडरवाल आकर्षण बल है, इनमें दोस्ती भी नहीं है, कमजोर आकर्षण बल है, तो उसको कहते हैं भौतिक अधिशोषण। वो हट जा सकता है तो उत्क्रमणीय है, हटने। और इसमें रासायनिक में क्या होता है बेटा? प्रबल रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं जिससे वो आसानी से नहीं हट सकता बच्चों। तो इसमें अपन लिखेंगे कि अधिशोषक के मध्य दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल हो, उससे भौतिक अधिशोषण कहा जाता है।
अब प्यारे बच्चों, भौतिक में वॉन्डरवाल आकर्षण कमजोर है तो यह उत्क्रमणीय होगा। इसमें रासायनिक बंध है, मजबूत बंध है, यह अनुत्क्रमणीय होता है। यह बहुपरतीय, गैसों की बहुत सारी परतें हो सकती है तो ये बहुपरतीय होता है, ये एकल परतीय होता है। इसमें अधिशोषण ऊष्मा कम निकलेगी, ऊष्मा जो बाहर निकलती है, इस क्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं, तो इसमें कम होगी। इसमें प्रबल बंध है तो ज्यादा होगी। ये कम स्थायी होगा, ये अधिक स्थायी होगा। इस तरह से 5-7 अंतर आराम से अपन याद कर सकते हैं बच्चों। मेन है ये किस आधार पर बांटे गए हैं, और वो है बेटा इनमें अंतर आकर्षण बल, यानी कौन से आकर्षण बल है केमिस्ट्री के, वॉन डर वाल दुर्बल वाले हैं या प्रबल वाले हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, जब कैसे लिखना, पहला डिफरेंस, जब अधिशोष्य व अधिशोषक, शोषण करने वाला है ना, अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य दुर्बल वॉन डर वाल आकर्षण बल हो, वॉन डर वाल आकर्षण बल, वॉन डर वाल आकर्षण बल क्या होते हैं केमिस्ट्री के सबसे दुर्बल आकर्षण, है ना, वॉन डर वाल आकर्षण बल हो तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, तो उसे भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। भौतिक अधिशोषण कहते हैं बेटा। और ये परिभाषा से बनाए कि जब अधिशोषक और अधिशोषक के मध्य प्रबल आकर्षण रासायनिक बंध हो, जब, पहला इसका अंतर, जब अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य, अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य क्या हो बच्चों, प्रबल रासायनिक बंध हो, केमिकल बॉन्डिंग हो, प्रबल रासायनिक बंध हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं, उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा कि ये दुर्बल है तो हट सकता है, तो दूसरा अंतर क्या होगा, इसमें अंतर याद कर लेंगे आराम से, टेबल बना लेंगे, ये टेबल से याद करना है, ये टेबल, इसमें दूसरा अंतर होगा, यह क्या होगा, दुर्बल है तो हट सकता है, यह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय किसे कहते हैं बेटा, तो दोनों दिशाओं में हट भी सकता है, वापस हो जाता है, उत्क्रमणीय होता है। बर्फ से पानी बन गया, पानी से बर्फ बन गया, वो फिजिकल चेंज वाली बात है। यह क्या होगा, यह अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, ये उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय होता है बेटा, ठीक है ना। तीसरा है बच्चों, अब ये क्या होगा, इसी बहुपरतीय, बहुत सारी गैसों की परतें हो सकती है भाई, दीवार पर गैसों की परतें, इसलिए दुर्बल आकर्षण, ठीक है ना। यह बहुपरतीय होता है, बहुपरतीय मल्टीलेयर, बहुपरतीय होता है, जबकि ये क्या होता है बच्चों, यूनिलेयर। ये तीसरा है, यह एक परतीय होता है, ये एक परतीय होती है, एक ही परत बनती है बेटा, ये बहुपरतीय होता है, ये एक परतीय होता है। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं अंतर, आगे भी अंतर लिखते हैं, तो साथ साथ नोट्स बनाने हैं, लिखने हैं, केवल वीडियो फिल्म की तरह वीडियो नहीं देखना है, लिखना है, कॉपी पेन लेके बैठना है साथ में। चौथा, यह कम स्थायी होता है, कम स्थायी होता है, ये क्या होता है बेटा, अधिक स्थायी चीजें, अधिक स्थायी होता है। प्यारे बच्चों पांचवा, ये ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, गैस से तो भाग जाएगी, तो ताप बढ़ाने पर अधिशोषण कम हो जाता है, ये ताप बढ़ाने पर और स्थिर हो जाता है, ताप बढ़ाने पर हट जाता है, ताप बढ़ाने पर हट जाता है, कम हो जाता है, अधिशोषण कम हो जाता है, हट जाता है, या लिख सकते हैं ताप बढ़ाने पर कम हो जाता है, ये
ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर बढ़ता। इसका बेटा अधिशोषण ऊष्मा का मान बहुत कम होता है। अधिशोषण ऊष्मा का मान, ऊष्मा का मान कम होता है। कौन सी ऊष्मा होती है कि जब अधिशोषण की घटना होती है तो एक ऊर्जा बाहर निकलती है, उसे कहते हैं अधिशोषण ऊष्मा का मान कम होता है। कितना होता है? कुछ किताब दिया हुआ है 20 से 40 किलो जूल पर मोल के बीच, कुछ अलग अलग दिए हुए हैं, तो अप्रॉक्स है, कोई रटना नहीं है। इसमें अपन लिखेंगे अधिशोषण ऊष्मा का मान, अधिशोषण ऊष्मा का मान अधिक होता है। अप्रॉक्स लिख देना, ये कोई ऐसा नहीं है। 200 से 400 किलो जूल प्रति मोल होता है बच्चों। तो इस तरह से अपन इसके एग्जाम्पल नोट कीजिए आप, और उदाहरण लेते हैं इनका। उदाहरण भी लेते हैं बेटा। इसका उदाहरण है आपके, एक उदाहरण लिखते हैं, दे देते हैं यहाँ पर। उदाहरण आप देना चाहो तो सक्रिय चारकोल द्वारा, सक्रिय चारकोल की सतह पर, चारकोल की, सक्रिय चारकोल की सतह पर गैसों का अधिशोषण, और इसमें बेटा, इसमें धातु की सतह पर ऑक्सीजन का अधिशोषण, इसका भी देखते हैं अपन। इसके अंतर्गत आ जाएगा आपके टंगस्टन की सतह पर, कार्बन या टंगस्टन की सतह पर ऑक्सीजन का अधिशोषण, ऑक्सीजन का अधिशोषण। और भी एग्जाम्पल्स अपन अपनी पाठ्य पुस्तक से अपन जोड़ सकते हैं। तो बच्चों, ये ट्रिक पकड़नी है, ये किस आधार पर थे? उस आकर्षण बल, किसके बीच में? अधिशोषक और अधिशोषक के मध्य जो वान डेर वाल आकर्षण बल थे, उसके आधार पर अधिशोषण के प्रकार थे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लेंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों जरूर नोट करें आप, और अब हेडिंग लगा देंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या लगाएंगे पढ़ाई का? और वो लगाएंगे बच्चों क्या? अधिशोषण की मात्रा को, अधिशोषण की मात्रा को, अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला इसमें पढ़ने जा रहे हैं गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस, गैस की प्रकृति कैसी है बेटा। फिर दूसरा आता है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद में आता है बच्चों ताप, और चौथा अपन क्या पढ़ेंगे? दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अपन गैस की प्रकृति। तो नोट पहले लिखें, अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? गैस की प्रकृति देख लेंगे, फिर अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेंगे, फिर ताप का प्रभाव भी देखेंगे, और फिर दाब का प्रभाव की व्याख्या की जाएगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले लेंगे अपन गैस की प्रकृति। वे गैसें हैं जो सरलता से द्रव बन जाती है, द्रवित हो जाती है, पानी बन जाती है, उनका अधिशोषण ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनके मध्य आकर्षण बल कमजोर है। जब आप कमजोर रहोगे तो आपको दूसरा खींचेगा ही खींचेगा, यही बात यहाँ पर है। तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या? गैस की प्रकृति।
गैस की प्रकृति में क्या है बेटा, वे गैसें जो सरलता से द्रवित हो जाती है, सरलता से द्रवित हो जाती है, उनका अधिशोषण अधिक होता है, उनका अधिशोषण अधिक मात्रा में अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके मध्य दुर्बल आकर्षण बल होते हैं। उदाहरण देना चाहो तो आपके उदाहरण में क्या आ जाएगा? उदाहरण में पॉइजनस गैसें हैं, जैसे अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सभी क्या है बेटा, ये ज्यादा अधिशोषित होती है। जबकि कुछ गैसें जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये इनका अधिशोषण कम होता है क्योंकि ये सरलता से द्रवित नहीं होती है। इनको स्थायी गैसें भी कहते हैं। कि बच्चों, तो ये पहला फैक्टर था, कौन सा? गैस की प्रकृति। दूसरा अपन लेंगे अधिशोषक की प्रकृति। दूसरा कौन सा लेने जा रहे हैं? अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक ऐसा हो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा हो। जैसे एक तो अपने चिकनी सतह है, चिकनी पे तो पानी फिसलेगा आदमी, और एक अपन उस पर खुरदरा रगड़ लगाते हैं तो खुरदरा हो जाएगा, तो पानी ज्यादा ठहरेगा। तो जब छोटे छोटे छेद हो, अधिशोषक, जैसे चारकोल होता है, पाउडर होता है, छोटा छोटा कोयले का पाउडर बना दो आप, तो उस पर अधिशोषण ज्यादा होगा। खुरदरी चीज होती है ना उस पर। एक तो चिकनी दीवारें होती हैं तो बरसात में गीली नहीं होती है, और एक खुरदरी रफ सरफेस होती है तो वो गीली हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो इसमें आ जाएगा दूसरा, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का क्या देखना है रे बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपन कहेंगे कि ठोस और सूक्ष्म छिद्रित अधिशोषित होगा तो अधिशोषण अधिक होगा। ठोस सतह और कैसी हो? सूक्ष्म छिद्रित। तो अपन लिखेंगे ठोस व सूक्ष्म छिद्रित सतह द्वारा अधिशोषण अधिक होता है क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, क्योंकि अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। और इसका बढ़िया एग्जांपल है बेटा सक्रिय चारकोल। चारकोल क्या होता है? कोयला नहीं होता, कोयले की तरह। कोयले को जो पानी के पास ले जाएंगे ज्यादा अधिशोषण करेगा। इसका एग्जांपल है सक्रिय चारकोल। इसका बढ़िया एग्जांपल है। कहां उपयोग होता है इसका? गैस मास्क में। गैस मास्क जो लगाते हैं, मास्क के अंदर अधिशोषक जो होता है वो कौन सा होता है? विषैली गैसों को, ठीक है ना, अधिशोषण करने वाला सक्रिय चारकोल। और लास्ट फैक्टर इसमें आज में अपन देखते हैं कितने मिनट क्या हुआ था? रुका? अरे नहीं रुका, चल तो रहा था। ठीक है, पर वो कोई मैसेज आया हुआ था, अब पता नहीं चल रहा, उसके अलावा कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है। चल रहा है आपके सब रिकॉर्ड तो हो रहा है, पर मैसेज आया हुआ था।
क्या था वो इसमें? वही पावर की इंटरनल स्टोरेज वाला। हाँ। वो बार बार आता, अभी तो पढ़ा था। अब ये तो कट जाएगा, उसकी तो कोई बात नहीं है, इसलिए मैंने सोचा टॉपिक ख़त्म हो जाए ना, तो फिर एक ताप का प्रभाव है, थोड़ा 1 मिनट का और ले लूँ? 3 का, हाँ ले लो ना, चल ही रहा है ये तो। क्या? वीडियो तो रिकॉर्डिंग चल रही है, वो तो हट जाएगा, काट दूंगा अभी। चले। अब तीसरा है बेटा ताप का प्रभाव। तो बच्चों, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। तो ला सतही के नियम से लगाओ, जब ऊष्मा बाहर निकल रही तो आपको ताप कम करना है। तो अपन लिखेंगे कि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अतः ला सतली के नियमानुसार, क्या है ला सतली के नियम? कि जो चीज हो रही है उसका उल्टा कर दो, ठीक है ना। अतः ला सातल्य के नियमानुसार ताप कम करने पर, क्यों बच्चों? कम करने पर, क्यों बेटा? करने पर, क्योंकि देखो यहाँ ऊष्माक्षेपी ताप ऑलरेडी ज्यादा है, तो आपकी ड्यूटी कम करो। ताप कम करने पर अधिशोषण बढ़ेगा, और ताप बढ़ा दोगे तो आपको बताओ गैसें भाग जाएगी वहां सतह से जो है, ठीक है ना, बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण कम हो जाएगा। तो अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे ताप का प्रभाव और फ्रेंडलिच का समतापी वक्र।